मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सोचो, अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही एक ऐसा लॉ बना दिया जाए जो ऑलमोस्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हो, लेकिन फिर भी पावर ब्रिटिश के पास ही रहे। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, जो ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स एक्ट था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस एक्ट के कई फीचर्स आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज़ होते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इस एक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1919 में ब्रिटिश ने पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, लेकिन इसमें जो सिस्टम था डायर की, वो फेल हो गया। फिर आया साइमन कमीशन 1927। प्रॉब्लम क्या थी? इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए इंडिया में इसका बहुत अपोजिशन हुआ। फिर हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ डिसाइड हुआ कि इंडिया को थोड़ा और पावर देना पड़ेगा, और फाइनली 1935 में आया ये बड़ा एक्ट। अब सवाल आता है, ब्रिटिश ने ये एक्ट क्यों बनाया? इसके दो रीज़न हैं। पहला ऑफिशियल रीज़न ये था कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देना, लेकिन इसका रियल रीज़न था कंट्रोल मेंटेन करना। यानी ब्रिटिश बोल रहे थे पावर देंगे पर फुल नहीं देंगे। फेडरल स्ट्रक्चर, इस एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था फेडरेशन। प्लान क्या था? इंडिया को एक फेडरेशन बनाना जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, प्रिंसली स्टेट के लिए ज्वाइन करना ऑप्शनल था और उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, जिसका रिजल्ट हुआ कि फेडरेशन कभी बना ही नहीं, ये सिर्फ पेपर पे ही रह गया। फिर होता है डिवीज़न ऑफ पावर। अब ब्रिटिश ने एक स्मार्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में सेंटर आता है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। प्रोविंशियल लिस्ट में पुलिस, एजुकेशन, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं लॉ। ये सिस्टम आज भी इंडिया में यूज़ करते हैं। यहाँ से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का बेस शुरू होता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये एक्ट का सबसे सक्सेसफुल पार्ट था। क्या हुआ? प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई, डायर की हटा दी गई। अब क्या? मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन गवर्नर के पास स्टिल स्पेशल पावर थे, यानी पावर दी भी और कंट्रोल भी रखा। डायर की है सेंटर। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, प्रोविंसेस से डायर की हटा दी, लेकिन सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी। सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड ब्रिटिश कंट्रोल करते थे और ट्रांसफर्ड इंडियन मिनिस्टर्स, लेकिन ये सिस्टम कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। गवर्नर जनरल पावर, सबसे पावरफुल बंदा कौन था? गवर्नर जनरल। उनके पास वीटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर, डिफेंस कंट्रोल, फाइनेंस कंट्रोल, मतलब फाइनल डिसीजन वही लेता था। प्रोविंसेस में भी गवर्नर्स पावरफुल थे। कंक्लूजन, रियल पावर स्टिल ब्रिटिश के पास ही थी। लेजिस्लेचर, इस एक्ट ने लेजिस्लेचर को भी चेंज किया। सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर और प्रोविंसेस में कुछ में बाई कैमरल, कुछ में यूनिकैमरल। इलेक्शंस हुए, लेकिन सिर्फ 10% लोग वोट कर सकते थे, यानी डेमोक्रेसी लिमिटेड थी। इस एक्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आईं। फेडरल कोड 1937 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक डेंजरस चीज़, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू रहे। इससे कम्युनल डिवीज़न बढ़ा। अब फाइनल एनालिसिस करते हैं। अचीवमेंट्स क्या थे? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना। इसके डिफेक्ट्स क्या हैं? रियल पावर ब्रिटिश के पास रह गई, फेडरेशन फेल हो गया, कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ी और डेमोक्रेसी लिमिटेड रह गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक ऐसा एक्ट था जिसमें पावर दी भी गई और कंट्रोल भी रखा गया। ये एक्ट इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन साथ ही ब्रिटिश इंटेंशंस भी क्लियर कर देता है। थैंक यू।